सिद्धपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था और उस गांव के एक हाईवे पर दिलपसंद नाम का एक ढाबा रहता था। उस हाईवे से जो भी गुजरते थे वो लोग उस ढाबे के पास आकर जरूर रुकते थे, क्योंकि वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट जो होता था। दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए आते थे दिलपसंद ढाबे पे, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और वो ढाबा नॉनवेज आइटम्स के लिए ही बहुत मशहूर हो गया था। उस ढाबे के मालिक राम जी थे और राम जी की उम्र बढ़ती जा रही थी, जिससे उनको कुछ न कुछ समस्या आती ही रहती थी। हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहा करती थी, जिससे वो बहुत डर गए थे और ये सोचने लगे कि उनके जिंदा रहते ही अपने बेटों को वो सारी जायदाद दे देंगे। राम जी के दो बेटे थे, कमल और विमल। कमल तो बहुत होशियार और समझदार लड़का था, लेकिन विमल बहुत ही भोला और नादान था। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और राम जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तभी वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। बेटा कमल और विमल, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी है बेटा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि कौन से वक्त क्या होने वाला है। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। जब तक मेरी सांस नहीं रुक जाएगी, उससे पहले ही मैंने सोचा कि तुम दोनों को जायदाद का बंटवारा कर दूं। लेकिन बेटा, हमारा ढाबा जो है ना, उसको तो तुम दोनों मिलकर ही संभाल लेना, ठीक है? अरे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, देखते रहना, 2-3 दिनों में ही आप उठकर खड़े हो जाएंगे। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इन सारे बातों की चिंता मत कीजिए पिताजी, आप बस आराम कीजिए। कमल ने अपने पिता को जायदाद देने से रोकने की एक और वजह भी थी। कमल को इस बात का डर था कि अगर राम जी उनके दोनों बेटों को जायदाद देंगे तो वो आपस में बराबर दे देंगे। अगर राम जी के चले जाने के बाद जायदाद का बंटवारा होगा तो बड़ा भाई ज्यादा लेगा और छोटे भाई को कम दे देगा। इस वजह से कमल ने जायदाद देने से मना कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राम जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उनके चले जाने के कुछ ही दिन बाद कमल ने जायदाद बांटने का इरादा कर लिया था। जैसा उसने सोचा उसने वैसा ही किया था। गांव के बहुत दूर जो छोटी सी जमीन थी, उस जमीन को और 2 भैंसों को उसने छोटे भाई के नाम कर दिया था, और जो दिलपसंद ढाबा था उसको तो वो खुद के नाम कर लिया था और कैश काउंटर पर भी खुद ही बैठ जाया करता था। फिर छोटे भाई विमल को खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर विमल ने एक बहुत ही अच्छी सी और धनवान लड़की से शादी कर लेता है। इसके कुछ ही दिन बाद कमल की भी शादी एक गरीब लड़की के साथ हो जाती है। विमल, मेरी शादी हुए कुछ समय तो हो गया है और अभी अभी तेरी भी तो शादी हुई है। हमारा घर छोटा पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ। जो जमीन तेरे नाम पे है उसी जगह में हम एक छोटा सा घर बना लेंगे। मैं और तेरी भाभी जाकर वहाँ रह लेंगे, ठीक है? तू और तेरी पत्नी यहाँ आराम से रहना। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और भाभी यहीं रहेंगे, मैं और मेरी पत्नी ही उस जगह में एक छोटा सा घर बना लेंगे और हम वहां चले जाएंगे। अरे विमल, मेरी बात तो सुन। नहीं भैया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं कल से ही वहां का काम शुरू करवा दूंगा। आप बस कुछ मत कहिएगा। कहने को तो कमल बहुत नाटक कर रहा था, जैसा कि उसको भाई का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा है। विमल अपने ढाबे में खाना बनाने का काम बहुत अच्छे से सीख लेता है और इधर अपने घर का काम भी शुरू करवा देता है। कुछ ही महीनों में घर बनकर तैयार हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर चला जाता है।
कमल ने जो 2 भैंस अपने छोटे भाई विमल को दिए थे, उन भैंसों की देखभाल विमल की पत्नी बहुत अच्छे से किया करती थी। उनका दूध निकालती, जितना दूध उनको चाहिए होता था उतना वो ले लेते थे और बाकी का सारा दूध विमल उनके ढाबे पर ही ले जाया करता था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन कमल अपने छोटे भाई विमल को उसके घर बुलाता है। क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है? आपने मुझे बुलाया? अरे विमल, वो बात ये है कि हमारा काम आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फायदा बहुत ही कम मिल रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। और तो और सारे लोगों को तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी। वो जो खाना बनाने वाला कुकिंग मास्टर है ना, वो तो कहने लगा कि उसकी तनख्वाह बढ़ा कर दें। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, तो इसमें इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? आप उस मास्टर से कह दीजिएगा कि कल से काम पे ना आए, क्योंकि मैंने तो वैसे भी खाना बनाना सीख लिया है ना। सारा खाना मैं बना लूंगा। क्या तू सच कह रहा है विमल? सच कहता हूँ भाई, भगवान का बहुत बड़ा उपहार है तू मेरे लिए। लेकिन ये सब कुछ तू अकेले कैसे करेगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तेरी कोई न कोई सहायता करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। नहीं नहीं भैया, ये आपने कैसे सोच लिया? मेरे रहते पर मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगा। बस आप काउंटर पर बैठ जाइए, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगा। कमल ने जैसा सोचा था विमल ने भी वैसा ही किया था, क्योंकि कमल मन ही मन ये सोच रहा था कि विमल खुद अपने मुंह से ये कहे कि सारा खाने का काम वो कर लेगा, जिससे उसको नौकरों की जरूरत नहीं होगी और ना ही उनको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। इससे उसका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और उसका छोटा भाई विमल सारा दिन ऐसे ही काम किया करता था, क्योंकि वो अकेला ही ढाबे का सारा काम किया करता था। उस बेचारे के पास एक पल का भी समय नहीं मिलता था जबकि वो चैन से बैठ पाए। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। वो बहुत सारा काम करता था, जिससे उसके पैरों में कोई समस्या आ जाती है। विमल की पत्नी अपने पति को लेकर अस्पताल चली जाती है। विमल की पूरी जांच करने के बाद डॉक्टरों ने ये कहा था कि सारा दिन खड़े होकर काम करने की वजह से विमल के पैरों की नसों में खून जम चुका है, जिससे उसको नसों की समस्या हो चुकी है। अब कुछ महीनों तक उसको आराम करने की जरूरत है और विमल का इलाज करवाना भी बहुत जरूरी है। फिर विमल की पत्नी ये सारी बात उसके बड़े भाई कमल को बता देती है और कुछ पैसों की सहायता उससे मांगती है। ये तुम क्या कह रही हो? अब वो घर में आराम करेगा तो काम कैसा चलेगा? फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। पहले से ही कुछ दिनों से काम ठीक ही नहीं चल रहा था और अब पता नहीं ये कैसी नई समस्या है। तुम्हें पता है मैंने कितना पैसा कर्जा लिया है इस काम को संभालने में, क्योंकि पिताजी की इज्जत का सवाल जो था। अब तुम आ गई हो पैसे मांगने के लिए। मेरे पास अगर खाना बनाने वाला ही नहीं रहेगा तो मुझे तो काम बंद करना पड़ेगा। फिर मुझे भी उसी हाईवे पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना, समझी? कमल की कही सारी कड़वी बातों को सुनकर श्रुति बहुत ही दुखी हो जाती है और कुछ नहीं कहती है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तब से श्रुति उनकी भैंसों का जो दूध निकालती थी उसको ढाबे के पास नहीं बेचती थी, वो खुद ही गांव में बेचा करती थी। जो पैसे वो कमाती थी उन्हीं में उनका घर का पोषण होता था। किसी तरह ये बात कमल तक पहुंच जाती है। बात के पता चलते ही कमल गुस्से से लाल पीला हो जाता है और गांव के सारे लोगों में ये बात फैला देता है कि विमल की पत्नी जो दूध बेचती है वो कोई भी ना खरीदे, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी कोई ऐसी चीजों की मिलावट करती है जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। ये बात पता चलने के बाद विमल की पत्नी के पास कोई भी दूध खरीदने वाला नहीं था, जिससे उसका वो काम बंद हो जाता है। विमल की पत्नी बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। फिर अपने भाई को फोन लगाती है
और सारी समस्या बता देती है। फिर श्रुति का भाई भी बिना देर किए विमल के पास आ जाता है। जीजा जी, आपके भैया ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप बस हाँ कहिए, ये सारी बात गांव के बड़ों तक पहुंचा दूंगा, वही हमारा कोई न्याय करेंगे। अरे नहीं नहीं रवि, ये सब कुछ मेरे भैया से अनजाने में ही हो गया होगा। घर की इज्जत अगर घर में ही रहे तभी अच्छा होगा। और वैसे भी मेरे भैया खुश रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अरे जीजा जी, हर इंसान के पास अच्छाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अच्छाई नहीं होनी चाहिए कि हमारी अच्छाई हम पे ही भारी पड़ जाए। पता नहीं, मुझे तो सिर्फ खाना बनाने के सिवा कोई और काम आता भी तो नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हम एक काम करते हैं, हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा लगा लेते हैं। आप वहां पर बैठ जाना और श्रुति से कहते रहना कि खाना कैसे बनाते हैं, और बाकी के सारे काम मैं देख लूंगा। अरे लेकिन हमारे पास कौन खरीद के खाएगा, क्योंकि हमारा ढाबा नॉनवेज आइटम्स के लिए बहुत फेमस है। सारे लोग वहीं पर तो जाकर खाते हैं, हमारे पास कौन आकर खाएगा। हाँ, आप जो कुछ कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा उपाय मिला है। हम ना एक काम करते हैं, हम ढाबा तो लगाएंगे, लेकिन नॉनवेज की जगह हम सारी चीजें पनीर की बनाएंगे। और अब आप पूछेंगे कि पनीर कहाँ से आएगा, तो हमारी भैंस जो है ना, उनका दूध निकालकर पनीर तो मैं खुद बनाती हूँ। कैसा लगा मेरा उपाय? श्रुति का ख्याल उन दोनों को बहुत अच्छा लगा था। फिर सारे लोगों ने हाँ कह दी थी। हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा उन लोगों ने लगाया था और उसका नाम उन लोगों ने दिलखुश रख दिया था। उनके दिलखुश वाले ढाबे में सारी की सारी चीजें पनीर से बनाई हुई ही मिलती थी, जैसे कि पनीर बिरयानी, बटर नॉन, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, पनीर 65, पनीर मंचूरिया, पनीर पुलाव, पनीर टिक्का। इस तरह की चीजें सारी की सारी पनीर से बनाई हुई ही बेचा करते थे। ये सारी चीजों का बोर्ड भी उन लोगों ने बाहर लगा दिया था। ये बात पता चलने के बाद कमल को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने सोचा था कि नॉनवेज ढाबे के आगे अगर ये पनीर वाला ढाबा लगाएंगे तो कौन भला जाकर उनका पनीर खाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। कमल के ढाबे पे लोगों का जाना कम होता गया और विमल के ढाबे पे बहुत सारे लोग आकर खाया करते थे, और उन सारे लोगों को उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था, जिससे दूर दूर से भी लोग आकर विमल के पास ही खाया करते थे। धीरे धीरे कमल के ढाबे पे लोगों ने जाना बंद कर दिया था और विमल का ढाबा हमेशा लोगों से भरा हुआ रहता था। इस तरह विमल और उसकी पत्नी श्रुति और श्रुति का भाई रवि, उन तीनों ने मिलकर जो मेहनत की थी, उस मेहनत का रंग बहुत ही गहरा होता गया और उन लोगों को बहुत अच्छे फायदे मिलते गए। धीरे धीरे विमल भी बिल्कुल ठीक हो गया था। उसने बहुत सारे हाईवेज पर अपने बहुत सारे ब्रांचेस भी खोल लिए थे।